नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए हम इतिहास को शुरू कर रहे हैं। हमने पहली क्लास के अंदर राजस्थान इतिहास के सामान्य परिचय के बारे में आपको बताया था। तो आज हम इतिहास के बारे में दूसरी क्लास पढ़ेंगे और शुरू करते हैं। आज हम मेवाड़ के इतिहास के बारे में। तो मेवाड़ का इतिहास राजस्थान का सबसे लंबा और बड़ा इतिहास है और इस इतिहास को आप लोगों के लिए मैं इतनी स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक शासक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और एक ही क्लास आपके लिए लगाई जाएगी और उस एक क्लास में आपको जिस राजा के लेकर के और दूसरे राजा के अंत तक का पूरा ख़त्म चैप्टर किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी। तो चलेगा, जिस व्यक्ति ने या जिस विद्यार्थी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे। जुड़े रहिएगा, प्रतिदिन क्लास लीजिएगा। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक भी है और पूरा स्टोरी के साथ पढ़ेंगे मेवाड़ के इतिहास। तो यहाँ पर जो भी मैंने एनसीईआरटी की और आरबीएससी की बुकें कक्षा 6 से 12वीं तक की उन सबको मैंने यहाँ पर ले लिया है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इस इतिहास को लिखने वाले के बारे में परिचय देंगे, उसके बाद हम मेवाड़ को शुरू करेंगे। तो सामान्य परिचय है कि भाई इतिहास होता क्या चीज़ है। इतिहास घटित ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में कुछ लिखित साक्ष्य प्रमाण होते हैं, उनको हम कहते हैं इतिहास। और अतीत होता है घटित ऐसी घटनाएं जिनके लिखित साक्ष्य नहीं होते हैं या कोई प्रमाण नहीं होते हैं, उनको हम अतीत कहते हैं। उसके बाद उत्पत्ति करें यहाँ पर, तो जो इतिहास शब्द है साथियों, उस इतिहास शब्द की उत्पत्ति हमारी हिस्ट्री, जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, उसके हिस्टरी से हुई है, जिसका अर्थ होता है बुनना या जोड़ना। हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ क्या है? जोड़ना या बुनना। तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान के इतिहास की शुरुआत हम राजपूत काल 7वीं शताब्दी से मानी जाती है। भाई राजस्थान में जो इतिहास कब से शुरू हुआ है वो राजपूत शासन काल से माना जाता है और समय है आपका 7वीं शताब्दी। राजस्थान के इतिहास के जनक या पितामह कहलाते हैं हमारे कर्नल जेम्स टॉड। और कर्नल जेम्स टॉड के बारे में अब हम थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने बहुत अच्छा योगदान दिया था राजस्थान के इतिहास को बनाने में। कर्नल जेम्स टॉड का जन्म हुआ था वो इंग्लिस्टन नामक स्थान है इंग्लैंड देश के अंदर, और उनका जन्म हुआ था 1782 ईस्वी में। 1782 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। कर्नल जेम्स टॉड सर्वप्रथम भारत में कब आए थे? तो 1798-99 के बीच में आए थे, बंगाल के अंतर्गत। राज्य में सर्वप्रथम अगर बात करें कि राजस्थान में सबसे पहले कर्नल जेम्स टॉड कहाँ पर आए थे, तो मैंने आपको भूगोल में भी बताया है, ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर आए थे। कब आए थे? 1806 ईस्वी में। 1806 में राजस्थान में मांडलगढ़ भीलवाड़ा में प्रवेश किया था सबसे पहले कर्नल जेम्स टॉड ने। और 1813 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कर्नल की उपाधि दी गई थी। कर्नल की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कब दी थी? 1813 ईस्वी में। कर्नल जेम्स टॉड दूसरी बार जब भारत राजस्थान में आए थे, पहली बार आए थे 1806 में मांडलगढ़ भीलवाड़ा, और जब दूसरी बार आए थे तो वो 1817 और 1818 के बीच में आए थे। पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आए थे। उस समय राजस्थान के जो हमारे मेवाड़ के शासक थे वो थे हमारे महाराणा भीम सिंह। उस समय के शासनकाल में ये आए थे। 1822 ईस्वी में जब कर्नल जेम्स टॉड वापस इंग्लैंड जा रहे थे या लौट रहे थे, तो उस समय उनके हाथ में एक मानमौर्य शिलालेख लग गया और उस मानमौर्य शिलालेख को साथ लेकर जा रहे थे। लेकिन उस मानमौर्य शिलालेख में वजन ज़्यादा होने के कारण या नाव डूबने के कारण जब वो समुद्र को पार कर रहे थे तो उस मानमौर्य शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया गया था। तो अब आपको याद रखना था, ये प्रश्न ऐसे ही पूछा गया था एग्ज़ाम में कि जब कर्नल जेम्स टॉड इंग्लैंड लौट रहे थे तो उस समय किस शिलालेख को लेकर के गए थे? तो आंसर क्या होगा आपका? मानमौर्य का शिलालेख लेकर के गए थे। कर्नल जेम्स टॉड ने अपने घोड़े पर घूम घूम करके राजस्थान का इतिहास लिखा, इसलिए इस कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा की संज्ञा भी दी गई है।
और कर्नल जेम्स टॉड की मृत्यु हुई थी 1835 में, ये आपको याद रखना है। और बाकी का हमने जो इतिहास है कर्नल जेम्स टॉड के बारे में ज्योग्राफी के पहली क्लास में हमने पढ़ लिया है कि भाई उनकी मृत्यु के बाद किस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था, उनकी पत्नी का नाम क्या था, और उन्होंने 2 पुस्तक भी लिखी थी, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। भूगोल के पहले चैप्टर में हमने थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब दिया है कर्नल जेम्स टॉड के बारे में। अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, मेवाड़ का इतिहास। बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक बार इसको रुचि के साथ में पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। मेवाड़ का जो शासन है साथियों, मेवाड़ को महाभारत काल में एक नाम दिया गया था जिसका नाम है सिवी जनपद। मेवाड़ का प्राचीन नाम आपको याद रखना है, क्या है? मेवाड़ का प्राचीन नाम है इसका मेदपाट, या फिर इसको हम उदसर कह सकते हैं या प्रागवाट कह सकते हैं। ये मेवाड़ के प्राचीन नाम है, लेकिन महाभारत काल के अंदर मेवाड़ को हम सिवी जनपद के नाम से जानते हैं। मेवाड़ की राजधानी आपको याद रखना है मध्यमिका है, ठीक है, जो चित्तौड़गढ़ ज़िले के अंदर आती है। मध्यमिका मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी थी। और मेवाड़ विश्व का सबसे प्राचीनतम और जीवित राजवंश है, और इसी मेवाड़ को हम गोहिल वंश के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, जो आज तक भी इसका इतिहास राजस्थान में जीवित है वो एकमात्र मेवाड़ का इतिहास है। अब बात करते हैं मेवाड़ के अंदर जो गोहिल वंश की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है 566 ईस्वी में गुहियादित्य या गुहिलौत या गुहिल, कुछ भी कह सकते हैं, इसको अनेक नामों से जाना जाता है, ठीक है ना। तो गुहिलादित्य के माध्यम से की गई थी 566 ईस्वी के अंदर। और ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि गोहिल वंश की स्थापना कब की गई थी? 566 ईस्वी में। किसके द्वारा? गुहादित्य के द्वारा की गई थी। ये सबसे पहले वंश की स्थापना है। मेवाड़ जो है अपना, या फिर गोहिल वंश जो है, उसका ध्येय वाक्य या राज्य वाक्य क्या है? तो ये लाइन भी एक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि जो राखे धर्म तिहि राखे करतार, ये किस राजवंश का ध्येय वाक्य है? तो आंसर क्या होगा? मुगल वंश का। अब हम मेवाड़ के ध्वज की बात करते हैं तो साथियों, मेवाड़ का जो झंडा है हमारा, उसमें एक तरफ तो तलवार है, दूसरी तरफ भाला है, और नीचे इस झंडे पर लिखा हुआ है यहाँ का राज्य वाक्य या ध्येय वाक्य, जो राखे धर्म तिहि राखे करतार, और बीच में एक सूर्य का निशान है और नीचे लिखा हुआ है अतः अतः। क्लियर? इसलिए आपको याद रखना है कि मेवाड़ के जो अस्त्र शस्त्र हैं कौन से हैं? भाला और तलवार है। प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया कि गोहिल जो हैं या मेवाड़ के जो शासक हैं, उन गोहिलों के आराध्य देवता कौन है? घड़बोर देवता। कौन है? घड़बोर देवता हैं। और कुल देवता कौन है? एकलिंगनाथ जी हैं। और एकलिंगनाथ जी के बारे में आगे चर्चा करेंगे कि बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया था। गोहिलों की आराध्य देवी कौन सी है? घड़बोर माता। और कुल देवी कौन सी हैं? बाण माता। ये आपको चारों ही पॉइंट याद रखने हैं विशेष रूप से। अगर उनके आराध्य देवता पूछा जाए तो घड़बोर देवता है, आराध्य देवी पूछी जाए तो घड़बोर माता है, कुल देवता पूछा जाए तो एकलिंगनाथ जी हैं, और कुल देवी पूछा जाए तो बाण माता है। क्लियर? अब ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है साथियों कि मूनोत नैणसी ने गोहिलों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? तो आंसर क्या होगा आपका? 24 शाखाओं का वर्णन किया है। किसने? मूनोत नैणसी ने गोहिल वंशों की। अब गोहिल वंश की उत्पत्ति कहाँ से होती है? कुछ इतिहासकारों के बारे में हम जानकारी लेंगे कि उन्होंने अपने मत किस अनुसार रखे हैं कि गोहिलों की उत्पत्ति कैसे हुई है। सबसे पहले हम बात करेंगे अबुल फजल ने क्या बताया। अबुल फजल साहब कहते हैं कि जो हमारे गोहिल है वो ईरानी बादशाह नौशेखा आदिल के वंशज हैं। ये किसने बताया था? अबुल फजल ने बताया था। अब इसकी थोड़ी सी आप स्टोरी सुनिएगा। स्टोरी है कि नौशेखा जो थे हमारे ईरान के बादशाह, उनके पुत्र का नाम था नौसंजात। ये नौसंजात था, तो ये जब नौसंजात भारत में आया था आक्रमण करने के लिए, जैसे ही ये भारत आया तो उस समय इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने के पश्चात में ये वापस पर्सिया चला गया। लेकिन इस नौसंजात की एक पत्नी थी जिसका नाम था रूम था, और ये भारत में रह गई। कैसे हुई कि जब यह भारत आ गया था नौसंजात आक्रमण करने के लिए, तो अपनी पत्नी को छोड़ करके भारत में चला गया और खुद वापस पर्सिया चला गया। और वापस पर्सिया जाने के बाद में जब इन्होंने पारसियों से युद्ध किया तो युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई, और उनकी जो पत्नी थी रूम, वो भारत में ही रह गई। लेकिन उस समय पर ये कौन थी? गर्भवती थी।
जब इसको भारत छोड़ के गया नौसंजात, तो उस समय पर ये गर्भवती थी और इसने धर्म परिवर्तन भी कर लिया था, अपना ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। और जब ये गर्भवती थी तो इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उस पुत्र का नाम रखा गया था गोहिल। और ऐसा माना जाता है कि यही गोहिल वंश की उत्पत्ति का आधार है। तो ये आपको अबुल फजल के अनुसार कहानी याद रखनी है। नौशेखा के पुत्र थे नौसंजात। ये नौसंजात का विवाह हुआ था भारत में आकर के एक ईसाई धर्म की स्त्री थी जिसका नाम था रूम, और वो भारत में आकर के गर्भवती हुई। गर्भवती होने के कुछ दिन बाद ही नौसंजात भारत से पर्शिया में चला गया। पर्शिया में यहाँ की युद्ध में मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी भारत में रह गई। तो ये इसकी कहानी है। गोपीनाथ शर्मा का कथन क्या है कि गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं कि गोहिल जो है हमारे आनंदपुर बड़नगर के ब्राह्मण हैं। गोहिल कौन है? आनंदपुर बड़नगर के ब्राह्मण हैं। और डॉक्टर B.R. भंडारकर कहते हैं कि गोहिल जो हैं वो ब्राह्मण के वंशज हैं। गोहिल कौन है? ब्राह्मणों के वंशज हैं। कर्नल जेम्स टॉड का सबसे अच्छा कथन मुझे लगा, और क्या कहते हैं कि जो बल्लभी नगर गुजरात है वहाँ के शासक हैं कौन? ये गोहिल वहाँ के ये वंशज हैं शिलादित्य और पुष्पावती के। भाई शिलादित्य उनके पिता का नाम था और पुष्पावती उनकी माता का नाम था, और वहीं के वंशज हैं गोहिल, वहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है। अब ये कर्नल जेम्स टॉड जी अपनी कहानी सुनाते हैं कि ये शिलादित्य और पुष्पावती से किस संतान की उत्पत्ति हुई, इस गोहिलादित्य की कहाँ से उत्पत्ति हुई, ये बताते हैं। सुनिएगा। सबसे पहले कहानी में टर्न ऐसे है कि सबसे पहले माना गया था कि सूर्य जो है, सूर्य के बाद में जो भी सूर्य के वंशज हैं उसके बाद विश्वान जी आए, विवस्वान जी, दशरथ जी आए, दशरथ के श्री राम जी हुए, उसके लवकुश जी हुए, और लवकुश के कौन होते हैं? विजय भूप जी होते हैं। और विजय भूप का छठवां जो वंशज था वो था शिलादित्य। छठवां वंशज कौन था? शिलादित्य। और शिलादित्य की पत्नी का नाम था पुष्पावती जो आबू की राजकुमारी थी। इस शिलादित्य की माँ का नाम था साथियों सौभाग्यवती, जो एक ब्राह्मण देवदत्त की पुत्री थी। और इस शिलादित्य के पिता का नाम था कायल, ठीक है ना, कायल था। और इस कायल जो था यानी कि सौभाग्यवती, इस सौभाग्यवती को इनके गुरु के द्वारा एक बीज मंत्र दिया गया था जिससे इस शिलादित्य की उत्पत्ति हुई थी। किसको? सौभाग्यवती माँ को। अब जब सौभाग्यवती के पुत्र हुआ था शिलादित्य, इस शिलादित्य की पत्नी का नाम था पुष्पावती। एक दिन क्या होता है कि इस सौभाग्यवती जो पुष्पावती थी और शिलादित्य थे, इनको लगातार 6 पुत्रियों का जन्म हुआ था। लगातार 6 पुत्रियों का जन्म हुआ था, कोई भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अब अंतिम समय पर जब ये 6 पुत्रियों के बाद पुष्पावती गर्भवती हो जाती है, तो यहाँ पर जो इनके पति थे शिलादित्य, उनकी मृत्यु हो जाती है मलेच्छों के आक्रमण के समय। अब पुष्पावती जी अकेली रह जाती है। इस पुष्पावती जी गर्भवती थी। उस समय पर ये अर्बुदा माता की तपस्या कर रही थी माउंट आबू के अंदर। तो वहाँ पर जब गर्भवती थी तो इनको एक गुफा में ही एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसको अब गुफा का नाम है माल्या की गुफा। उस गुफा में इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी और गोहिलादित्य का जन्म हुआ था, जिसको हम गुहादित्य कहते हैं। और साथियों इस गुहादित्य की जो परवरिश थी वो की थी कमलावती ने। किसने की थी? कमलावती ने की थी, जो एक वीर नगर की ब्राह्मणी थी। और गुहादित्य का लालन पालन भी इस कमलावती ने किया था। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि गोहिलादित्य जो है मेवाड़ के संस्थापक, इसका लालन पोषण या फिर इसका लालन पालन किसने किया था? तो कमलावती ने किया था। उसके बाद जब गुहादित्य का जन्म हो जाता है तो इस गुहादित्य को शासक बनाया गया था। किसकी सहायता से? मंडेला भील की सहायता से गोहिलादित्य का राज्याभिषेक हो गया मेवाड़ का। और यहीं से कहानी शुरू होती है कि इस प्रकार गोहिलादित्य ने गोहिल वंश की नींव डाली थी। ये आपको याद रखना है, ये स्टोरी मैंने आपको बता दी है। अब उसके बाद में गोहिल वंश जो है, उस गोहिल वंश में गुहादित्य के बाद में आते हमारे महेंद्र सेकंड, जो गोहिल वंश का वंशज था। अब मंडेला भील की सहायता से गोहिल वंश में जब ये शासक बना था तो मलेच्छा भीलों ने इसको बनाया था। और क्या शर्त रखी थी गोहिलादित्य ने कि हम भीलों के साथ कभी भी धोखाधड़ी नहीं करेंगे। और इन्हीं के वंशज ने, एक नाम था महेंद्र सेकंड, इसने भीलों के साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब अत्याचार करना शुरू कर दिया तो भीलों ने महेंद्र सेकंड की हत्या कर दी।
समझ में आया। महेंद्र सेकंड की हत्या कर दी और महेंद्र सेकंड मरने के बाद में उनका पुत्र आया था बप्पा रावल, और बप्पा रावल से ही हमारी असली कहानी शुरू होती है। और यहीं से ऐसा माना जाता है कि बप्पा रावल ही इस मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अच्छे से पढ़ेंगे अब हम एक एक पॉइंट को। अब मैंने जो भी पॉइंट आपको डिस्क्रिप्शन तरीके से दे रहा हूँ वो स्टोरीबद्ध है, इसको ध्यान से सुनते जाइएगा और देखते जाइएगा। नोट्सों को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आपको एप्लीकेशन पे ये पूरे नोट्स मिल जाएंगे। बप्पा रावल का शासनकाल सबसे पहले आपको याद रखना है 734 ईस्वी से लेकर के 753 ईस्वी तक माना जाता है। इनका जन्म जो हुआ है वो 713 ईस्वी में हुआ था ईडर, गुजरात के अंदर। गुजरात में एक जगह का नाम है जिसका नाम है ईडर, वहाँ इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम है इसका महेंद्र सेकंड। ठीक है। बप्पा रावल जो थे साथियों, ये हरित ऋषि के आश्रम में गाय चराते थे। क्या चराते थे? गाय चराते थे। तो 1734 ईस्वी में हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को हरा करके बप्पा रावल क्या बन गया? वहाँ का शासक बन गया। कहाँ का? मेवाड़ का। किसको हराया था इसने? मान मौर्य जी को हराया था बप्पा रावल ने, और वहाँ का शासक बन गया। नाम विशेषकर याद रखना, इनके गुरु का नाम था हरित ऋषि। क्लियर। बप्पा रावल का नाम दूसरा, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया साथियों। बप्पा रावल का एक अन्य नाम भी है जिसको हम काल भोज कहते हैं। लेकिन एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट यहाँ से बनेगा कि एक रणकपुर प्रशस्ति आपने नाम सुना होगा। इस रणकपुर प्रशस्ति में काल भोज और बप्पा रावल दोनों को अलग अलग बताया है। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि ऐसी कौन सी प्रशस्ति है जिसमें बप्पा रावल और काल भोज दोनों को अलग अलग बताया गया है? तो वो है साथियों रणकपुर प्रशस्ति। वैसे बप्पा रावल और काल भोज को लोग एक ही बताते हैं इतिहासकार, लेकिन एकमात्र रणकपुर प्रशस्ति ऐसी है जो इन दोनों को अलग अलग बताती है कि बप्पा रावल और काल भोज अलग अलग व्यक्ति थे। क्लियर। बप्पा रावल जब शासन कर लेता है तो बप्पा रावल ने अपनी राजधानी प्रथम बार नागदा को बनाया। याद रखना, इसलिए मेवाड़ की प्रथम राजधानी कौन सी है? नागदा है। याद रखना, ये आंसर बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में कि नागदा मेवाड़ की प्रथम राजधानी थी। मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक अब आपको याद रखना है बप्पा रावल है। एक शब्द दिया जाएगा आपको एक प्रश्न में कि मेवाड़ का शासक कौन है, तो आपको बताना है गुहादित्य। अगर पूछा जाए वास्तविक संस्थापक कौन है तो बप्पा रावल है। और बप्पा रावल के कुल 100 पत्नियां थी, ऐसा बताते हैं इतिहासकार। इनकी 100 पत्नियां थी, जिनमें से 35 पत्नियां इनकी मुसलमान थी, मुस्लिम धर्म से संबंध रखती थी। अब हम बात करेंगे बप्पा रावल के कार्य एवं उपलब्धियों पर। नज़र डालते हैं एक बार। बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? कैलाशपुरी, उदयपुर में। उदयपुर में एक जगह है कैलाशपुरी, वहाँ पर बप्पा रावल ने इस एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया था। और एकलिंगनाथ जी इनके आराध्य देवता हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। दूसरा है कि उन्होंने एक सास बहू के मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसको हम सहस्त्रबाहु भी बोलते हैं। सहस्त्रबाहु कह सकते हैं इसको हम, और हम इसको बहुत बार सास बहू का मंदिर भी कहते हैं। तो साथियों ये नागदा के अंदर है, उदयपुर में, और यहीं पर इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने आदि बराह मंदिर का निर्माण भी करवाया था। एक एक पॉइंट को आप लोग याद रखें। बप्पा रावल को अजमेर से 115 ग्रैन का एक सिक्का मिला था सोने का। बप्पा रावल को 115 ग्रैन का एक सोने का सिक्का भी मिला था अजमेर से। G.H. ओझा के अनुसार, अब G.H. ओझा क्या कहते हैं कि भाई मेवाड़ में सबसे पहले सोने के जो सिक्के चलाए थे वो बप्पा रावल ने चलाए थे। ये कौन कहते हैं? G.H. ओझा, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा इनका पूरा नाम है। और ये कहते हैं कि मेवाड़ में जो सोने के सिक्के चलाए थे सबसे पहले बप्पा रावल ने चलाए थे। और बप्पा रावल की मृत्यु हो जाती है 810 ईस्वी में, और वो 97 वर्ष की उम्र पूरी व्यतीत करके इस पृथ्वी से इस स्वर्गलोक की तरफ चले गए। उनका स्वर्गवास हो जाता है 97 वर्ष की उम्र में 810 ईस्वी के अंदर। तो ये आपको याद रख लेना है। बप्पा रावल की जो समाधि है साथियों कहाँ पर बनी हुई है? कैलाशपुरी में ही बनी हुई है, जहाँ पर एकलिंगनाथ जी का मंदिर है वहीं पर बप्पा रावल की समाधि है, कैलाशपुरी उदयपुर ज़िले में। बताओ कैसी लग रही क्लास? अब उसके बाद हम इस मेवाड़ के इतिहास में केवल उन्हीं शासकों की बात करेंगे
जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि एनसीईआरटी की बुक में तो बहुत कम मैटर दे रखा है और मैं यहाँ पर पूरा विस्तार से जो मुझे अच्छे शासक लगे, जिनके बारे में एग्ज़ाम में प्रश्न विगत पूछे गए हैं, उनको भी मैंने यहाँ पर लिया है। तो अब हमारे आते हैं इसी कड़ी में दूसरे शासक हैं अल्लट। अल्लट ऐसा नहीं है कि बप्पा रावल के बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, ऐसा नहीं। आपको पढ़ना है कि मुख्य मुख्य शासक जिनकी अच्छी भूमिका थी, जिनकी उपलब्धियाँ अच्छी थी, अच्छा शासन किया था, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आपका दूसरा आता है क्रम में अल्लट हैं, और इस अल्लट का जो नाम है साथियों, उसका नाम है उपनाम आलू रावल। क्या नाम है? आलू रावल। बड़ा अच्छा नाम है, अजीब नाम है भाई। इनके पिता का नाम क्या था? भ्रतपट सेकंड। कौन था? भ्रतपट सेकंड इनके पिता का नाम था। नोट कीजिएगा, दोनों ही नोट इंपॉर्टेंट हैं। अल्लट के बारे में प्रश्न यहीं से बनता है ज़्यादातर कि अल्लट जो है मेवाड़ के ऐसे प्रथम शासक हैं जिन्होंने नौकरशाही का गठन किया था। अल्लट मेवाड़ के ऐसे प्रथम शासक हैं जिन्होंने नौकरशाही का गठन किया था, और अल्लट मेवाड़ के भी वही प्रथम ऐसे शासक हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था। और वो किससे किया था? हूण की राजकुमारी थी हरिया देवी। कौन थी? हूण की राजकुमारी हरिया देवी से अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था, और ऐसे प्रथम शासक थे अल्लट। इन दोनों ही नोट जो मैंने आपको बताए हैं अपने माइंड में अच्छे से फिक्स कर ले, प्रश्न बन सकता है यहाँ से। अल्लट ने अपनी राजधानी अहाड़ को बनाया। देखो, अब आपको राजधानियों में कन्फ्यूजन होगा। सबसे पहले जो राजधानी बनाई थी, पहली राजधानी बप्पा रावल ने बनाई थी। कौन सी बनाई थी? नागदा। कौन सी बनाई थी? नागदा। उसके बाद दूसरी राजधानी मेवाड़ की बनती है हमारी अल्लट के समय पर। कौन सी है? अहाड़ बनाई थी। कौन सी बनाई? अहाड़ बनाई थी, याद रखना। और अल्लट के शासनकाल में ही सारणेश्वर का शिलालेख मिला था। सारणेश्वर का शिलालेख किसके शासनकाल में मिला था? अल्लट के समय पर। अल्लट ने ही अंबिका मंदिर का निर्माण कराया। इसको याद रखेंगे आप लोग, एग्जाम में पूछा गया एक बार। अल्लट ने अंबिका मंदिर का निर्माण करवाया था उदयपुर में। उदयपुर में एक जगह का नाम है जिसका नाम है जगत। क्या नाम है? जगत गांव है, और वहीं पर उदयपुर में अंबिका माता का मंदिर बनवाया था। और साथियों, इसी अंबिका के मंदिर को हम मेवाड़ का खजुराहो भी कहते हैं। यह अभी इस बार पूछा गया है हाल ही रीट में कि भाई मेवाड़ का खजुराहो कौन सा मंदिर है, तो वह है अंबिका माता मंदिर, और उसका जगह पूछा गया था उदयपुर जिला। समझ में आ गया? तो ये आपको याद रख लेना। अब वैसे देखा जाए तो राजस्थान का जो खजुराहो कौन सा है? किराड़ू बाड़मेर का मंदिर। किराड़ू का जो जैन मंदिर है बाड़मेर में, उसको राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, लेकिन मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं अपना अंबिका मंदिर जगत उदयपुर को। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर ट्राइंग लेंगे हम, और शक्ति कुमार के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। शक्ति कुमार कौन है? और यहाँ से एक बार अभी प्रश्न पूछा गया है रीट 2023 में कि एक मोकल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो यहीं से आपका प्रश्न पूछा गया था। अब देखिएगा, शक्ति कुमार जी जो थे इसी मेवाड़ वंश से संबंध रखते हैं, और शक्ति कुमार पर मालवा के शासक जिसका नाम था मुंज परमार, उसके द्वारा आक्रमण कर दिया गया था, जिसमें शक्ति कुमार की हार हो गई। शक्ति कुमार पराजित हो गया। किसने किया था शक्ति कुमार पर आक्रमण? ये किया था मुंज परमार ने। अब शक्ति कुमार के एक भाई थे, और उस भाई का पुत्र था मुंज परमार जो था हमारा, जीतने के बाद में उनके भाई का पुत्र था भोज परमार। भाई मुंज परमार शक्ति कुमार को हराने के बाद में वहाँ का शासक बना, और मुंज परमार के भाई का पुत्र था, उस भाई के पुत्र का नाम था भोज परमार, और उसी का दूसरा नाम है त्रिभुवन परमार भी इसको कहते हैं। और इसी भोज परमार ने इस त्रिभुवन परमार मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसको अब वर्तमान में हम मोकल मंदिर कहते हैं। याद रखेंगे, क्योंकि इस त्रिभुवन मंदिर जो है इसका जीर्णोद्धार राणा मोकल ने करवाया था। बताओ, स्टोरी अच्छी लगी ना? कि जो भोज परमार थे इन्होंने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था, इसलिए फिर इसका जीर्णोद्धार करवाया था राणा मोकल ने, और इसी वजह से इस त्रिभुवन मंदिर को हम मोकल मंदिर के नाम से जानते हैं। और हाल ही रीट में पूछा गया प्रश्न है 2023 के अंदर L1 में। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसी शाखा में अगले शासक आते हैं हमारे रण सिंह। कौन है? रण सिंह, या फिर हम इसका दूसरा नाम है करण सिंह। इसको करण सिंह भी कहते थे, ये आपको याद रखना है। अब इस करण सिंह के दो पुत्र हुए थे। कौन हुए थे? दो पुत्र हुए थे करण सिंह को। एक का नाम था छेम सिंह और दूसरे का नाम था राहप। स्टोरी बड़ी मस्त है। अब यहाँ से इसी टर्न लेगा, यहाँ से इतिहास थोड़ा सा मेवाड़ का
और कहानी बढ़ेगी। वंशों का विभाजन होने लगेगा। यहाँ पर कैसे होता है, दो शाखाओं में विभाजित हो गया था मेवाड़। कैसे हुआ, ध्यान से सुनिएगा। करण सिंह को दो पुत्र हुए थे, छेम सिंह और राहब। छेम सिंह जो था वो रावल शाखा को प्रारंभ करने जा रहा था, इसलिए छेम सिंह को गोहिल शाखा का संस्थापक कहते हैं। समझ में आ रहा है। इन्होंने एक शाखा बनाई थी गोहिल शाखा से, जिसका नाम है रावल शाखा। छेम सिंह ने रावल शाखा का स्थापना की और राहब जो है उन्होंने राणा शाखा की स्थापना की, और इसी राणा शाखा को हम सिसोदिया शाखा भी कहते हैं साथियों। इनके नाम याद रखना। छेम सिंह ने रावल शाखा की स्थापना की, उसको हम गोहिल शाखा भी कहते हैं, और राहब ने राणा शाखा की स्थापना की, जिसको हम सिसोदिया शाखा भी कहते हैं। आगे हम और पढ़ेंगे अब हम इनके शासकों के बारे में। अब हम चलते हैं रावल शाखा के बारे में। सबसे पहले सारे के सारे शासक, आज की इस क्लास में हम रावल शाखा के 5 या 6 शासक जो हैं सबको कंप्लीट करेंगे कि भाई रावल शाखा के अंदर कौन कौन से शासक हुए और उनकी उपलब्धियां क्या क्या हैं। ठीक है ना, चलेगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे प्रथम शासक आते हैं रावल शाखा के। आपसे पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। रावल शाखा की जो स्थापना थी साथियों, वो तो की थी हमारी छेम सिंह ने, लेकिन अगर पूछा जाए रावल शाखा के प्रथम शासक कौन थे, तो वो है आपके रावल सामंत सिंह। और ये रावल सामंत सिंह कौन थे, आपको याद रखना है कि जो हमारे पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, उनके बहनोई थे, ये जीजाजी थे उनके। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की जो बहन थी पृथ्वीबाई प्रभा, उसके साथ इस सामंत सिंह का विवाह हुआ था। और इस सामंत सिंह की जो मृत्यु हुई थी साथियों, वो हुई थी तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में, जब पृथ्वीराज तृतीय युद्ध कर रहा था मोहम्मद गोरी के साथ। मोहम्मद गोरी के साथ प्रथम के तराइन युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है सामंत सिंह की, और ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये हमारी सामंत सिंह की कहानी है, आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे। पृथ्वीराज सिसोदिया, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, उनके जीजाजी थे रावल सामंत सिंह। जब एक बार मोहम्मद गोरी के साथ में युद्ध हुआ था प्रथम तराइन का 1191 में, तो ये सामंत सिंह इनके साथ सहायता करने चले जाते हैं अपने शाले की, और वहीं पर इस मोहम्मद गोरी के प्रथम तराइन के युद्ध में इस सामंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। क्लियर। उसके बाद दूसरे बड़े इंपॉर्टेंट शासक आते हैं, इसका नाम है रावल जैत्र सिंह। जैत्र सिंह बहुत अच्छा शासक है, और इसका शासनकाल है साथियों 1213 से लेकर के 1253 ईस्वी तक। क्लियर। तो यहाँ पर आगे हम बात करेंगे कि जो जैत्र सिंह जो था, इसका जो शासनकाल था मेवाड़ का स्वर्णिम काल माना जाता है। लेकिन कब का, मध्यकालीन। जब मेवाड़ बिल्कुल मध्य स्थिति पर आ गया था, तो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहला जाता है। वैसे मेवाड़ का स्वर्णिम काल राणा कुंभा का कहलाता है, राणा कुंभा का कहलाता है। लेकिन मध्यकालीन मेवाड़ की बात करें तो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णिम काल जैत्र सिंह के शासनकाल को माना गया है। जैत्र सिंह 5 आँखों का शासक कहा जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कि भाई 5 आँखों का जो शासक है वो कौन है, वो रावल जैत्र सिंह है। उन्होंने 5 शासकों को हराया था। वो 5 शासक कौन कौन से, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर दशरथ शर्मा जी कहते हैं जैत्र सिंह को मेवाड़ का प्रथम विजेता माना जाता है। भाई मेवाड़ का प्रथम विजेता कौन है, जैत्र सिंह। ये किसने बताया था, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी चित्तौड़ को बनाया। अब देखो कहाँ से कहाँ तक गई, नागदा से आहाड़ आई, और आहाड़ से अब कहाँ पहुँच गई, चित्तौड़गढ़ पहुँच गई। ये राजधानी, तीसरी राजधानी है मेवाड़ की चित्तौड़गढ़, जैत्र सिंह ने बनाई है। ये याद रखना कि भाई चित्तौड़गढ़ किस राजा ने अपनी राजधानी बनाई, जैत्र सिंह ने बनाई थी। तो अब इन्होंने 5 जो शासक हराए थे साथियों, उन 5 शासकों के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जैत्र सिंह के समकालीन शासक कौन कौन थे। एक तो थे हमारे दिल्ली के शासक इल्तुतमिश, जो साम्राज्यवाद नीति का विस्तारक था, ठीक है ना। और दूसरे थे हमारे उदय सिंह जी। उदय सिंह जी थे कहाँ के, नाडौल पाली के। और तीसरे थे हमारे गुजरात के शासक वीर धवल और लवण प्रसाद। ये 3 शासक तो हैं, बाकी के 2 शासकों का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है, आगे हम बताएंगे। अब क्या होता है कि जो हमारे जैत्र सिंह थे उसके पुत्र थे तेज सिंह। जब जैत्र सिंह ने इस उदय सिंह पर आक्रमण किया था तो ये उदय सिंह हार गया, और अपनी पुत्री रुग्गा देवी का विवाह किसके साथ में कर देता है, जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ में कर देता है।
और यहीं से इनके मधुर संबंध स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, एक बार इसकी थ्योरी को आप लोग ध्यान से देखें। जयत्र सिंह ने गुजरात के शासक वीर धवर और लवण प्रसाद को पराजित किया था। जयत्र सिंह ने नाडौल पाली के शासक उदय सिंह को परास्त कर दिया और उदय सिंह ने अपनी पुत्री रूगा देवी का विवाह जयत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ कर दिया और उदय सिंह ने जयत्र सिंह के साथ संधि कर ली, मित्रता कर ली। समझ में आया। दिल्ली के शासक जो इल्तुतमिश थे उन्होंने भी जयत्र सिंह पर आक्रमण किया, लेकिन इल्तुतमिश हार गया। और ये युद्ध कौन सा था? यही युद्ध कहलाया साथियों भूताला का युद्ध, जो राजसमंद जिले में हुआ था 1226 ईस्वी में। अभी तक इतिहासकारों के पास में इस भूताला का जो युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और जयत्र सिंह के मध्य, उसकी कोई फिक्स वर्ष नहीं है, लेकिन फिर भी मानते हैं कि 1226 ईस्वी में हुआ था। और गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं कि 1222 से लेकर के 1229 के मध्य में भूताला का युद्ध हुआ था। एग्जाम में अभी तक इसका कोई ओरिएंटेशन वर्ष नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा गया था कि वह भूताला का युद्ध किस जिले में हुआ, राजसमंद में, किस किस के मध्य हुआ, जयत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य में। अगर मेरी स्पीड आपको तेज़ लग रही है तो थोड़ा सा आप लोग स्पीड को धीरे कर लेंगे यूट्यूब के माध्यम से। तीसरे शासक आते हैं हमारे रावल तेज सिंह। अब ये रावल तेज सिंह जयत्र सिंह के ही पुत्र हैं, ठीक है ना। इनका शासनकाल है 1253 से लेकर के 1273 तक। शासनकाल पूछा गया है एक बार, अभी 2000 जो अपना 18 का एग्ज़ाम हुआ था, 17-18 का, उसमें सेकंड लेवल के अंदर रावल तेज सिंह का शासनकाल पूछा गया था। तो आपको याद रखना है ये 1253 से 1273। अब जयत्र सिंह जो तेज सिंह थे, हमारे तेज सिंह की उपाधियों को भी याद रखना है। इसको दो उपाधि प्राप्त थी, एक तो थी हमारी महाराजा धीराज की उपाधि और दूसरी है परमेश्वर परम भट्टारक। परमेश्वर परम भट्टारक, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई रावल जो तेज सिंह था, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये कला संस्कृति का प्रश्न है, लेकिन फिर भी यहाँ इतिहास में अपना टच कर रहा है। तो आपको ये लाइन याद रखनी है कि भाई अपना जो रावल तेज सिंह था उसके शासनकाल में मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ लिखा गया था और उस ग्रंथ का नाम है श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी। कब लिखा गया था? 1260 ईस्वी में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? थोड़ा सा मिस्टिंग हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1260 ईस्वी के अंदर लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1260 ईस्वी में। और चित्रकार कौन था? कमल चंद्र। तो ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, क्लियर। और तेज सिंह की पत्नी आपको बता दी, ठीक है ना। एक तो थी उदय सिंह, नाडौल पाले के शासक की पुत्री रुग्गा, और दूसरी जो इनकी पत्नी थी उसका नाम जैतल देवी था, जिन्होंने पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। आप पूछेंगे साहब आपने अभी रुगा देवी बताया था, वो नाडौल एक राजा की कई पत्नियां हो सकती थी, समझ में आ रहा है ना, बहुत सारी पत्नियां थी उनकी। तो तेज सिंह की एक पत्नी थी जिसका नाम था जैतल देवी, और उन्होंने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। गुजरात के शासक वीर धवल को हरा करके उन्होंने एक उपाधि ग्रहण की थी, याद रखना। गुजरात के शासक थे जिसका नाम था वीर धवल, उनको हराया था तेज सिंह ने और एक उपाधि ग्रहण की थी, और बहुत अच्छी उपाधि है, याद रखना। उमापति बार लब्ध प्रौढ़ प्रताप, सबसे लंबी उपाधि ग्रहण करने वाला शासक था ये उमापति बार लब्ध प्रौढ़ प्रताप। ये वीर धवल को हरा करके उपाधि धारण की थी तेज सिंह ने। उसके बाद आते हैं हमारे रावल समर सिंह, चौथे शासक हैं। लगातार चल रहे हैं, अब कोई भी कंटिन्यूटी को छोड़ेंगे नहीं, हम लगातार चलेंगे। रावल समर सिंह जो हैं हमारे, और इससे अच्छा कंटेंट आपको हिस्ट्री का कहीं नहीं मिलेगा। आप किसी भी बुक को पढ़ लीजिए, किसी भी कोचिंग को पढ़ लीजिए, मैं इसके लिए आपको गारंटी लेता हूं कि हिस्ट्री आपको यहाँ से अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। रावल समर सिंह जी का शासनकाल है 1273 से लेकर के 1302 ईस्वी तक, और इनको एक उपाधि ग्रहण हुई थी। उपाधि का नाम है त्रिलोका। उपाधि किसकी थी? त्रिलोका की उपाधि धारण करने वाले ऐसे शासक थे रावल समर सिंह, और ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है पिछली बार, पता नहीं किस एग्जाम में आया था, लेकिन मैंने पढ़ा था एक जगह प्रीवियस एग्जामों के अंदर, लूसेंट की बुक में, तो आप मूमल वाली में, तो उसमें दिया गया था प्रश्न, त्रिलोका की उपाधि धारण करने वाले कौन से शासक थे? तो आंसर होगा आपका रावल समर सिंह। इन्होंने जीव हिंसा पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था। ऐसा मानते हैं कि समर सिंह के शासनकाल में 8 शिलालेख प्राप्त हुए थे। उन 8 शिलालेखों में 5 तो चित्तौड़गढ़ के शिलालेख थे, एक चीरवा का शिलालेख था,
एक दरीबा का शिलालेख था और 8वां आबू का शिलालेख था। ये 8 शिलालेख उनके शासनकाल में प्राप्त हुए थे। अब थोड़ी सी स्टोरी आती है बड़े मज़ेदार कि भाई हमारा जो समर सिंह है उसके समकालीन 2 शासक थे। एक तो था हमारा अलाउद्दीन खिलजी के, जिसको हम बोलते हैं, और अलाउद्दीन का चाचा का नाम है जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है ना, ये दोनों चाचा और भतीजे इसके समकालीन शासक रहे हैं समर सिंह के। एक बार क्या होता है, उससे पहले आप लोग इनके शासनकाल को सुन लो। सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल था 1290 से लेकर के 1296 के मध्य। जब जलालुद्दीन खिलजी की मौत कर दी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मार दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी वहाँ का शासक बनता है 1296 से 1316 तक। समझ में आ गया। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को परास्त करके दिल्ली का शासक बन गया। और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, आप कहानी थोड़ी स्टार्ट होती है साथियों, देखिएगा कैसे होती है कि भाई एक बार ये हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम था उलूग खां। इसने गुजरात पर आक्रमण कर दिया। इसने क्या किया, गुजरात पर आक्रमण। अब जब गुजरात ये जाएगा, कौन, अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली से जब ये गुजरात जाएगा राजस्थान होते हुए, तो रास्ते में समर सिंह का मेवाड़ राज्य पड़ता है। ठीक है ना, सेनापति जा रहा है उलूग खां, किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, गुजरात जा रहा है आक्रमण करने के लिए। रास्ते में समर सिंह की सेना ने इसको घेर लिया। बोला तू जब जाएगा यहाँ से, कब जाएगा, जब यहाँ पर तू मुझे पहले डोनेशन देगा। इसका मतलब पहले आपको 1 लाख रुपए यहाँ का टैक्स देना पड़ेगा, तब जा कर के आप हमारे मेवाड़ से गुजरात जा सकते हो। समझ में आ गया। इसलिए अब ये गुजरात पर जो शासक था इसका वीर धवल, ठीक है ना, गुजरात का शासक था, उस पर आक्रमण करने गया था ये उलूग खां। क्यों गया था सुनिएगा। गुजरात का और अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ से क्या संबंध था। संबंध ये था कि गुजरात का एक शासक था, उसका मंत्री था धवल। ठीक है ना, गुजरात के शासक का मंत्री धवल जो था, इसके बीच में झगड़ा हो गया और ये धवल जी पहुँच जाते हैं सेनापति उलूग खां के पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास, और मित्रता जाके कर लेते हैं। और इस मित्रता की वजह से दोस्ती निभाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति उलूग खां के साथ में गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेज देता है। लेकिन बीच में मेवाड़ पड़ता था और मेवाड़ का राजा था समर सिंह। और समर सिंह ने बोला कि तू गुजरात तभी जा सकता है जब मुझे यहाँ पर 1 लाख रुपए की स्वर्ण मुद्रा देगा, तब जाके आप लोग गुजरात पर जा सकते हो। तो ये यहाँ की थोड़ी सी कहानी थी। उसके बाद समर सिंह के 2 पुत्र हुए थे साथियों। अगले शासक आएंगे, आप पढ़ेंगे हम। समर सिंह के 2 पुत्र हुए थे। पहले का नाम था कुंभकर्ण और दूसरे का नाम था रावल रतन सिंह। जो आप पढ़ेंगे चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह की कहानी, पद्मिनी वाली स्टोरी, वो यहीं से शुरू होती है। समर सिंह का पुत्र एक था कुंभकर्ण। ये कुंभकर्ण चला गया भाई नेपाल। देखो नेपाल में चला गया और नेपाल जाकर के वहाँ पर गोहिल वंश की नींव डाल देता है। बड़ी मज़ेदार कहानी है। अब राजस्थान में अकेले कौन रह चुके हैं, रतन सिंह रह चुके हैं, रावल रतन सिंह। अब रावल रतन सिंह की स्टोरी यहाँ पर चालू होती है। और ये रावल रतन सिंह ऐसे अंतिम शासक थे मेवाड़ के, रावल शाखा के अंतिम शासक थे ये। इसके बाद रावल शाखा ख़त्म हो जाएगी और फिर हम कल से राणा शाखा स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको रावल रतन सिंह का थोड़ा सा इतिहास देखना है साथियों। रावल रतन सिंह जी जो है हमारे, उसका शासनकाल है 1302 से लेकर के 1303, मात्र 1 वर्ष का शासनकाल है। बड़ी दुखद घटना है और इसके पीछे कारण था अलाउद्दीन खिलजी, जहाँ पर चित्तौड़गढ़ का साका हुआ था 1303 के अंदर, वो हम इसी में पढ़ेंगे। तो देखिएगा रावल रतन सिंह जो हैं, स्टोरी को आप लोग पहले एक बार सुनेगा। रावल रतन सिंह जी जो हैं उनके एक सेनापति हैं, ठीक है ना, जिसका नाम है राघव चेतन। कौन है, राघव चेतन। राघव चेतन, राघव चेतन जो हैं ये इनके एक सेनापति मान लो या फिर इनके एक दरबारी कभी मान लो। तो ये राघव चेतन सिंह था, एक बार श्रीलंका गया। श्रीलंका में जाकर के देखा कि एक बहुत सुंदरी लड़की इनके नज़र पड़ जाती है। कुछ ऐसे कहानी है इसकी, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, सुनिएगा एक बार इसको हिस्ट्री को पढ़ लो। इनके समकालीन जो था सिंगलदीप, श्रीलंका के शासक गंधर्वसेन और चंपावती की पुत्री पद्मिनी के साथ इनका गंधर्व विवाह हुआ था रावल रतन सिंह का। तो याद रखना है, पत्नी का नाम क्या था, पद्मिनी,
और वो पद्मिनी कहाँ की थी? श्रीलंका में पड़ता है एक सिंगल द्वीप, वहाँ की राजकुमारी थी। उनके पिता का नाम गंधर्वसेन और चंपावती उनकी माता का नाम था। पद्मिनी की सुंदरता का बखान कौन करता था? हीरामणि तोता। मैं किसी दिन आपको इस टॉपिक के ऊपर पूरी स्टोरी बताऊंगा और बहुत मज़ेदार कहानी होगी, एक अलग से लेक्चर आपको बता दिया जाएगा चित्तौड़ के साका की कहानी। चिंता मत करो, अभी यहाँ पर थोड़ी का पार्ट चल रहा है, इसमें ही बताऊंगा आपको मैं। पद्मिनी की सुंदरता का बखान करता था हीरामणि तोता। ये हीरामणि तोता जो है बहुत खतरनाक था। ये किसके पास था? पद्मिनी के पास, जब वो कौमारी अवस्था में थी अपने राज्य में। इस पद्मिनी की जानकारी रतन सिंह को राघव चेतन दे देता है। ये तोता जो मिला था सबसे पहले राघव चेतन को मिलता है। ये राघव चेतन को बताता है हीरामणि तोता कि मेरी रानी जो है इतनी सुंदर है, हमारी राजकुमारी वो है। और उस चीज़ को जाकर के राघव चेतन किसको बताता है? रतन सिंह को। अब रतन सिंह जो था साधु का भेष लेकर के और राघव चेतन दोनों चले जाते हैं कहाँ पे? श्रीलंका, सिंगल द्वीप। वहाँ जाकर के 8-10 दिन उनके दरबार पर भिक्षा वगैरह मांगता है। और इस चीज़ को वहाँ का सिंगल द्वीप का जो गंधर्वसेन राजा था, पद्मिनी का पिता, इस बात को पहचान लेता है कि ये तो मेवाड़ के शासक चित्तौड़ के राजा हैं। तो उन्होंने बोला कि आप किस लिए यहाँ पर घूम रहे हो, किस लिए भिक्षा मांग रहे हो? मुझे आपकी पुत्री से प्रेम हो गया है और मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है। तो कौन नहीं चाहता? गंधर्वसेन जानता था इस बात को कि रतन सिंह जो है मेवाड़ का जाना हुआ माना हुआ शासक है, उसके साथ विवाह कर देता है। कौन? गंधर्व विवाह हो जाता है पद्मिनी का, रतन सिंह का। और विवाह के समय पर राजकुमारी के साथ में 2 व्यक्ति आए थे, चाचा और भतीजे, जिसका नाम था गौरा और बादल। गौरा और बादल का क्या संबंध था? चाचा भतीजे थे आपस में। और पद्मिनी के साथ 1600 महिलाएं भी साथ में आई थी, ठीक है ना? 1600 महिलाएं भी इनके साथ में आई थी। और उसके बाद जब विवाह हो गया था तो विवाह के कुछ दिन पश्चात ही आपस में राघव चेतन और रावल रतन सिंह के मध्य में झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर के। तो राघव चेतन जो है वहाँ से निकल जाते हैं मेवाड़ से, ठीक है ना? और बदला लेने की सोचते हैं। कौन? राघव चेतन। जब राघव चेतन बदला लेने की सोचते हैं तो मेवाड़ के वो दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाकर के इस कहानी को बताते हैं कि उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो वो आक्रमण वहाँ पर कर देता है। ये कहानी यहाँ पर चालू हो जाती है। रतन सिंह को जादू टोने की विद्या का पता चलने पर राघव चेतन को रतन सिंह ने मेवाड़ से निकलने का आदेश दे दिया। अब रतन सिंह के समकालीन उस समय दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी था। तो वहाँ पर जाकर के अलाउद्दीन खिलजी को ये कहानी बता देता है कि भाई वहाँ की रानी जो है बहुत ज़्यादा अति सुंदर है और उसको पाने के लिए आक्रमण करो आप लोग वहाँ पे। बीच में एक थोड़ा सा पॉइंट आता है कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा एक पद्मावत ग्रंथ लिखा गया था रानी पद्मिनी के ऊपर, और ये लिखा गया था 1540 ईस्वी में, जिसमें चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी उसका इस पुस्तक में वर्णन किया गया है, इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को सजाता है और तैयार होकर के दिल्ली से मेवाड़ आता है। 28 जनवरी 1303 की बात है। अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना के साथ में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली से रवाना होता है 28 जनवरी को। 28 जनवरी को जब रवाना होता है तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के समय मेवाड़ का सेनापति गोरा बादल थे। इस युद्ध में रतन सिंह ने केसरिया और रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया था। और ये बात थी जब यहाँ का साका हुआ था 16 अगस्त 1303 ईस्वी को। स्टोरी बड़ी मस्त है। मैं किसी दिन एक दिन आपको 15 या 20 मिनट का लेक्चर इसके ऊपर बना के और यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है? थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ आपको ग्राफिकली समझा के, तो आपको चिंता नहीं करनी है। 16 अगस्त 1303 को ये चित्तौड़ का साका हो जाता है और ये इतिहास का सबसे बड़ा साका था। समझ में आ रहा है? इतिहास का सबसे बड़ा साका है और चित्तौड़ का ये प्रथम साका माना जाता है। चित्तौड़ का तो प्रथम साका है, लेकिन राजस्थान की बात करें तो ये राजस्थान का दूसरा साका माना जाता है, क्योंकि राजस्थान में पहला साका रणथंभौर में 1303 में हुआ था हमीरदेव चौहान के समय पर। आ गया समझ में? तो ये आपको डेट याद रखनी है। राजस्थान का प्रथम साका रणथंभौर में हुआ था 1301 में, लेकिन दूसरा साका राजस्थान का हुआ था वो 16 अगस्त 1303 में हुआ था। आया समझ में? और चित्तौड़गढ़ का ये प्रथम साका है और सबसे बड़ा भी है। इस चित्तौड़गढ़ का जो साका हुआ था इसका वर्णन किया है, बिल्कुल आंखों देखा हाल सजीव वर्णन किया था अमीर खुसरो ने। किसने किया था? देखो आपको याद रखना है, ये अमीर खुसरो ने इस चित्तौड़गढ़ के साका का वर्णन किया है।
किसमें किया है? उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है खजाइन उल फतू, इस ग्रंथ में उन्होंने इसका उल्लेख किया है। तो आपको भूलना नहीं है, प्रश्न यहीं से बनते हैं ज़्यादातर। आ गया समझ में? उसके बाद अब आता है कि अब चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अब किसका हो गया अधिकार? अलाउद्दीन खिलजी का। खिलजी अपने पुत्र खिज़र खां को सौंप देता है चित्तौड़गढ़। उसका पुत्र था अलाउद्दीन खिलजी का, जिसका नाम था खिज़र खां, उसको ये चित्तौड़गढ़ दे देता है। अब खिज़र खां शासन करता है 1303 से 1313 तक। 10 वर्षों तक अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र खिज़र खां यहाँ पर शासन करता है चित्तौड़गढ़ पर, और इसका नाम बदल कर रख देता है खिज़राबाद। किसका? चित्तौड़गढ़ का नाम। तो याद रखना, चित्तौड़गढ़ का दूसरा नाम क्या था? खिज़राबाद था। किसने रखा था? खिज़र खां ने रखा था। आगे कहानी थोड़ी और बढ़ती है। सिसोदिया गांव का सामंत लक्ष्मण सिंह सिसोदिया अपने 7 पुत्रों के साथ इस चित्तौड़गढ़ के साके में वीरगति को प्राप्त हो गया था। ये नोट याद रखना, यहाँ पे किसकी जान गई थी? लक्ष्मण सिंह एक सामंत था सिसोदिया गांव का, वो अपने 7 पुत्रों के साथ इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया था। किसमें? चित्तौड़गढ़ के साके के अंदर। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार खिलजी ने मेवाड़ पर जो आक्रमण किया था वो चित्तौड़ की सामरिक दृष्टि या महत्वता को देखते हुए किया था। अब कुछ अलग अलग इतिहासकार हैं, कुछ मानते हैं कि भाई मेवाड़ की स्थिति अच्छी थी इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि उसकी पत्नी की सुंदरता की वजह से आक्रमण किया था। सबका अलग अलग मत है। 1303 ईस्वी में जब खिज़र खां ने शासन किया था 1313 तक, उसके बाद 1313 ईस्वी में ही खिज़र खां इस चित्तौड़गढ़ को सौंप देता है। किसको? मालदेव चौहान को सौंप देता है साथियों। अब ये मालदेव चौहान कौन है इसको भी सुनना। इस मालदेव चौहान को चित्तौड़गढ़ सौंप देता है और स्वयं खिज़र खां दिल्ली चला जाता है। और ये मालदेव चौहान कौन थे साथियों? इसको मूछाला राजा भी कहते हैं। ये मूछाला राजा कहते हैं, और ये कान्नाड़ देव का भाई था। जो कान्नाड़ देव कौन था? जालौर का शासक था ना, उसका भाई था ये। कान्नाड़ देव जालौर का शासक था और ये कान्नाड़ देव का भाई था मालदेव चौहान। समझ में आ गया? तो मालदेव चौहान को सौंप दिया। उसका नाम दूसरा याद रखना, मूछाला राजा, एग्जाम में पूछा गया है। अब ये मालदेव चौहान जो था ये 1313 से लेकर के 1320 ईस्वी तक इस चित्तौड़गढ़ पर शासन करता है। उसके बाद मालदेव के मन में एक कहानी आती है कि मालदेव अपनी पुत्री का विवाह एक सिसोदा गांव है वहाँ के एक राणा हमीर नामक व्यक्ति से कर देता है, और वो राणा हमीर ही बहुत खतरनाक आदमी है। इस राणा हमीर के साथ कर दिया मालदेव ने अपनी पुत्री का विवाह। अब मालदेव की मृत्यु हो गई, ठीक है ना। मालदेव की जैसे ही मृत्यु हुई थी तो अब मालदेव की मृत्यु के बाद में उनका भाई था जैसा सिंह। कौन था? जैसा सिंह। अब वो चित्तौड़ का शासक बनता है। कब तक? 1320 से लेकर के 1326 तक चित्तौड़ का शासक कौन है? जैसा सिंह है। अब क्या करेगा कि जब मालदेव का जो दामाद था राणा हमीर, ये राणा हमीर इस जैसा सिंह पर आक्रमण करेगा। कब? 1326 ईस्वी में राणा हमीर चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है जैसा सिंह पर, और जैसा सिंह को मार देता है। फिर राणा हमीर क्या बनता है? चित्तौड़ का शासक बन जाता है। और यहीं से गोहिल वंश का शासन फिर से शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? गोहिल वंश बिल्कुल थोड़ा सा बंद रहा था, केवल रावल रतन सिंह से लेकर के जब तक 1303 से लेकर के और 1326 ईस्वी तक, 1303 से 1326 ईस्वी तक के बीच में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहा था। उसके बाद पुनः 1326 ईस्वी में ही 27 में ही पुनः यहाँ पर गोहिल वंश की नींव डलती है और एक नई शाखा का जन्म होता है, राणा शाखा का जन्म। और जिसके पहले शासक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और आपको पहला शासक आता है राणा हमीर। ये राणा हमीर अलग है साथियों, ये मेवाड़ का, और एक हमीर देव चौहान जो हैं वो हमारे रणथंभौर के शासक है। दोनों में अंतर है, याद रखना। तो राणा हमीर को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक हम जाएंगे आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिल जाएगा। और 1326 से हम शुरू करेंगे और उसके बाद वर्तमान स्थिति तक हम लगातार पढ़ते रहेंगे चैप्टरों को। तो आप सभी लोग साथ दीजिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ाई कीजिएगा और क्लास रोजीना अपडेट कीजिएगा, देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर कर लें, इससे बेटर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। धन्यवाद।